तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 57 और इस सीजन की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में माया सोमा को दिखाते हैं कि वो बुढ़ा मास्टर और उसका स्टूडेंट सोमा को लेकर एक घर के अंदर आए होते हैं। वहां पर उसकी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट उसे कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये लड़का दोबारा से उठकर खड़ा हो पाएगा। अगर ये यहाँ पर मिराकुलसली उठकर खड़ा भी हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी चल पाएगा, ये क्रिपल हो जाएगा। मास्टर उसे कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, जहाँ पर जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे देख पा रहे हो। तो मोटू से कहता है कि मास्टर क्या देख पा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मास्टर से कहता है क्या तुम देख नहीं रहे कि ये आसपास की एनर्जी को किस तरह से अब्जॉर्ब कर रहा है। हालांकि ये लड़का यहाँ पर बेहोश पड़ा है लेकिन इसकी बॉडी आसपास की एनर्जी को कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब किए जा रही है। इस लड़के के पास एक फ्लावर है जिसे की सेंसिंग फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर जो है आसपास से की पावर को अब्जॉर्ब करता है और इसको सेंस करता है। लेकिन एक ही दिन में ये फ्लावर पूरी तरह से मुरझा गया। इसका मतलब यह है कि इसकी सारी की सारी की पावर को इस लड़की ने अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। स्टूडेंट कहता है तो मास्टर इस बात का क्या मतलब है। उसका मास्टर से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि ये लड़का मरेगा नहीं और हो सकता है कि ये लड़का दोबारा से बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में आ जाए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है म्यूरियम यूनियन के मेन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर एक पंछी जो होता है वो एक न्यूज लेटर लेकर पहुंचता है। उसके पांव के साथ एक चिट्ठी लगी होती है। तो पंछी वहां पर पहुंचता है तो उसका लेटर पढ़ने के बाद बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और जल्दी से भागता अंदर आता है, जहां पर सभी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं। वो उनके पास आता है और आकर उनको बताता है, कहता है कि मेरी बात सुने, मेरे पास एक मैसेज आया जो कि वाइस जनरल ली गन्नाक की तरफ से है। इसके साथ ही वो बंदा उनको बताता है कि इस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि वाइस जनरल ली गन्नाक, इसके साथ बैकचुआ जो कि अहवा पैलेस की सेकंड मिस्ट्रेस है, कैप्टन बायरू जो कि स्पेशल यूनिट के कैप्टन है, और एक हंटर जिसका नाम 77 है, और इनके अलावा एक और लड़का था जो कि हाफ गोल का एक काम सा एरन बॉय है। उन सभी लोगों ने मिलकर ग्रेट डीमन सिटी को हरा दिया, यानी कि मारियंग टेंपल को हरा दिया। हर चोरमा मर चुका है। इसका मतलब यह है कि जंग नहीं होने वाली, पूरे का पूरा मारियंग फोर्ट्रेस बर्बाद हो चुका है और सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हार चुके हैं। इसके साथ ही वो बंदा उनसे कहता है कि उस स्पेशल मार्शल आर्टिस्ट जिसने चोरमा को हराया है, जो कि हाफ गोल का एक एरन बॉय है जिसका नाम सोमा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो बाई योंग हो जो कि काफी अर्सा पहले गुम हो गया था। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को एक झटका लगता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अहवा पैलेस का दिखाया जाता है। तो बैकचुआ हील होने के बाद अपने अहवा पैलेस में वापस आती है। तो अपने अहवा पैलेस को आकर देखते हैं पूरे का पूरा अहवा पैलेस बर्बाद हो चुका होता है। वहां पर जगह जगह के ऊपर जाती है जहां पर वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग किया करती थी अपनी बहन के साथ। वो उन सभी के सभी सीन्स को दोबारा से याद करती है, जहां पर पौधों के पास वो खड़ी होकर बर्तनों के साथ फाइट करती थी। और इसके अलावा वो हर एक जगह के ऊपर जाती है जहां पर वो बैठकर खाना खाया करती थी, उसका टेबल वो भी देख दिया। फिर साथ ही वो बाहर पेड़ के पास जाती है जहां पर वो अपनी मार्शल आर्ट्स की उसने पहली बार मार्शल आर्ट्स की हिमालय 3 फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए पत्ते को काटा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और उसके बाद वो वापस अंदर आती है जहां पर रूम था और रूम के अंदर से वो अपनी बहन के साथ भागकर बाहर गई थी, जहां पर उनके पास असैसिन्स ने अटैक किया था और बाहर आकर उसने अपनी मॉम को फाइट करते हुए देखा था जो कि वहां पर जोंग मियोंग के साथ फाइट कर रही थी। फिर साथ ही वो उस गलियारे में भी जाती है जिस गलियारे के अंदर वो अपनी बहन के साथ भागती हुई बाहर की तरफ जा रही होती है। और वहां पर रास्ते में सामने एक और मार्शल आर्टिस्ट आता है जिसके साथ उसकी बहन फाइट करती है, लेकिन वो वहां से भागकर जब बाहर जाती है तो वहां पर मारियंग फोर्ट्रेस के तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं। यहीं से सीधा वो अपनी माँ की कब्र के पास जाती है और जाकर वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि माँ मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ये बेटी किसी भी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी ने यहाँ पर तुम्हारे पास आने में बहुत ज्यादा देर कर दी, लेकिन मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। लेकिन अभी भी उन सभी लोगों को ढूंढना बाकी है। वो सभी लोग जिन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था, मुझे उन सभी लोगों को ढूंढना है। एक एक करके मैं सभी को ढूंढूंगी और सभी को मार डालूंगी। लोगों ने हमारे अहवा पैलेस के ऊपर अटैक किया था। साथ ही मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने अहवा पैलेस को दोबारा से रीबिल्ड करूंगी और इसको दोबारा से पहले जैसा बना दूंगी। और उसके बाद वो दोबारा से हाकगुल में आ जाती है। तो हाकगुल में आकर वो सोमा का वेट कर रही होती है। वो वहां पर उसी पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है जहां पर वो दीवार होती है जहां पर सोमा बैठता था। कहती है कि सोमा तुम कहां पर हो, तुम कहां पर चले गए हो, इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन तुम अभी तक वापस नहीं आए। मारियंग फोर्ट्रेस का सीन दिखाते हैं कि मारियंग फोर्ट्रेस को दोबारा से रीबिल्ड कर लिया गया होता है। वहां पर म्यूरियम यूनियन के लोग अब आकर रह रहे होते हैं और वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शांति के साथ रह रहे होते हैं। बैकचुआ कहती है कि यहाँ पर देखकर लगता नहीं है कि कभी ये मारियंग फोर्ट्रेस हुआ करता था और यहाँ पर खतरनाक लोग रहते थे। मारियंग फोर्ट्रेस में कैप्टन बायरू के पास होती है। तो कैप्टन बायरू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या काम करवाने के लिए आए हो। लगता नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मारियंग फोर्ट्रेस को देखने के लिए आई हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहती हूँ, अहवा पैलेस के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अहवा पैलेस के ऊपर किसने अटैक किया था और क्यों अटैक किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस केस को जिसने इन्वेस्टिगेट किया था वो नॉर्थ म्यूरियम यूनियन वाले थे। और नॉर्थ म्यूरियम यूनियन वालों के पास कोई ना कोई डेटा मौजूद होगा और उस डेटा के अंदर अहवा पैलेस के ऊपर अटैक करने की वजह लिखी होगी। तो कहता हाँ ठीक है। और उसके बाद वो उसे नॉर्थ म्यूरियम यूनियन में लेकर जाता है जहाँ पर उनके बुक रूम में वहां पर उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा पड़ा होता है। वहां पर से बैकचुआ को वो बुक मिलती है जो कि अहवा पैलेस के बारे में होती है और उसके ऊपर अहवा पैलेस का सारा डेटा लिखा होता है। यहीं पर से एक सीन 77 का भी दिखाते हैं कि 77 अभी भी यहाँ पर अपने ड्रैगन स्किल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो साथ ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। बार बार एक ही बात सोच रहा था, क्या वाकई में मैं डिसेंडेंट हूँ डीमन क्लैन का, मैं ड्रैगन स्वॉर्ड फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। तो वो कहता है कि एक बहुत ही बड़ी बकवास है। साथ ही वो कहता है लेकिन हो सकता है कि मैं वाकई में डीमन क्लैन का मेंबर हूँ। तो बैकचुआ को दिखाते हैं कि हमारी बैकचुआ जो होती है वो वहां पर पढ़ रही होती है सारे डेटा को जो कि पिछले काफी सालों से वहां पर स्टोर किया गया था और वहां पर उसे काफी
काफी सारी नई चीजें पता चलती है, जिनमें डीमन क्लैन और साथ में वो 7 किलर जो कि डिमोनिक वे के 7 किलर्स हैं, जिन्होंने 77 को तैयार किया था। फिर वो ब्लैक विंड डीमन फैमिली के बारे में पढ़ती है और साथ ही वहाँ पर एक मिस्टीरियस वुडबर्ड मैन के बारे में लिखा होता है। सब कुछ पार्टी होती है। इसी के साथ एक पता उड़ता हुआ अंदर आता है, तो वो कहती है ये क्या, लगता है कि मौसम खजान स्टार्ट हो गया, यानी ऑटम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ से बाहर आती है और बाहर आकर दीवार के पास आकर चेक करती है, तो सोमा वहाँ पर नहीं होता। तो वो कहती है कि सोमा तुम कहाँ पर हो, क्या यहाँ पर हाकगुल में वापस आने की तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तुम कहाँ पर चले गए हो। तो जैसे जैसे यहाँ पर सीन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब यह कि टाइम गुजरता जा रहा है, हर एक दिन के साथ एक महीना गुजरता जा रहा है। यहीं पर हमारे बायरू को दिखाता है कि बायरू एक झरने के नीचे पानी के नीचे बैठा होता है। इसी के साथ ही ऊपर से ली गाना को उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसे कहता है कमजोर लड़के, देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। तो जब उसके ऊपर अटैक करता है तो कैप्टन बायरू वहीं पर से उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार को सामने करता है, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो बड़ी आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जब उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है तो इसी के साथ ली गाना को उसे कहता है कि तुम्हारी तलवार जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या तुम्हें पता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा खतरनाक है? ये ग्रिम रीपर डीमंस वर्ल्ड है। क्या तुम्हें पता है कि ये तलवार किसकी थी? ये तलवार गूजा हियोन की थी, जिसे व्हाइट रोब वाला स्वर्डमैन भी कहते हैं। उसे म्यूरियम के 3 हीरोज में से एक माना जाता है। तलवारबाजी में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। उसने आयरन माउंटेन स्वर्ड एम्परर को भी हराया था। आयरन माउंटेन स्वर्ड एम्परर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो कितना पावरफुल था, लेकिन अफसोस के व्हाइट रोब वाला स्वर्ड्समैन भी वो भी इस तलवार की डिमोनिक पावर्स को हैंडल नहीं कर पाया। और एंड के ऊपर क्या हुआ कि इस तलवार ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसकी सोल को निकल गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लो पावर्स के साथ इस तलवार को संभाल सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इस तलवार से अपनी जान छुड़वा लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर तुम इस तलवार को यूज करना चाहते हो तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इतना कहने के बाद वो वहां पर से चला जाता है, जबकि बायरू उस तलवार की तरफ देख रहा होता है क्या वो उसको कंट्रोल कर सकता है या नहीं। और इसी के साथ ही अटम खत्म होने के बाद वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। तो हमारी बैकचुआ जो होती है अभी भी उस पेड़ के पास खड़ी होती है, उसी दीवार के पास, और सोमा का इंतजार कर रही होती है। तो वो कहती है कि तुम कहां पर चले गए, तुम कब वापस आओगे। और जहां पर बर्फ खत्म होने के बाद अगला मौसम आ जाता है, जब वहां पर प्लम ब्लॉसम के फूल दोबारा से खिल जाते हैं। तो हमारी बैकचुआ वहां पर अभी भी उसका इंतजार कर रही होती है। तो वो कहती है कि तुम कहां पर हो। वो वहां पर पेड़ के पास से गुजरकर जा रही होती है। इसी के साथ जो पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि तुमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया, तुमने मुझसे वादा किया था। तो बैकचुआ वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि ये कौन है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी और ये आवाज बिल्कुल सोमा जैसी थी। साथ ही वो अपनी टोपी सीधी करती है और कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी और को बात करते हुए सुना होगा, चलो चलते हैं। जैसे वो जाने लगती है तो सोमा उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बार में भूल चुकी हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो रकम बहुत ज्यादा छोटी थी? तुमने वादा किया था कि तुम यहाँ पर मुझे पूरे के पूरे 1000 न्यांग दोगी, गोल्ड न्यांग दोगी। तुमने कहा था कि अगर मैं चोरमा को हरा देता हूँ तो उसके बाद तुम मुझे बहुत सारा पैसा देने वाली हो। क्या तुम यहाँ पर इस वादे को पूरा नहीं करोगी? तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो सोमा, तुम कहाँ पर हो? सोमा उसे कहता है कि अपनी राइट साइड के ऊपर देखो। तो वो राइट साइड के ऊपर देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि थोड़ा सा और राइट की तरफ देखो। वो कहती है तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर नहीं हो, क्या तुम इनविजिबल हो गए हो? तो वो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर देखो। तो जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो हमारा सोमा पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तो वो सोमा से कहती है कि सोमा क्या ये वाकई में तुम हो? तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि तो तुम्हें और क्या लगता है कि ये कौन है? ये मैं ही हूँ सोमा। यहाँ पर हमारे सीजन 1 की लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। यदि हम लोग यहाँ पर अपने सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज को रिजोल्व करना है, जिसमें एवा पैलेस के ऊपर किसने अटैक किया था और हमारे सोमा की रियल बैकग्राउंड है क्या, सोमा ने कहाँ से स्टार्ट किया था, आखिर बैकचुआ के साथ और स्नो गर्ल वीवी के साथ हमारे सोमा का रिलेशनशिप इतना बुरा क्यों है, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।